नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे पश्चिम एशिया में हलचल मचा दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई, जिन्हें दुनिया एक ताकतवर और बेबाक नेता के तौर पर जानती है, वो अब कथित तौर पर एक गहरे गुप्त बंकर में छिप गए हैं। जी हां, इजरायली मीडिया का दावा है कि खामनेई ने खुद को तकनीकी दुनिया से पूरी तरह काट लिया है। ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, सिर्फ कागज के जरिए वो अपने सैन्य सलाहकारों से बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई खामनेई बंकर में है? क्या वो किसी बड़े खतरे से डर रहे हैं, या फिर ये सब कुछ एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है? आखिर माजरा क्या है, समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं उस दावे की जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। इजरायली अखबार इजरायली हायोम ने उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई इस समय तेहरान के बाहर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में छिपे हुए हैं। इस बंकर को इतना सुरक्षित बनाया जा रहा है कि यहाँ ना तो कोई साइबर हमला कर सकता है और ना ही ड्रोन इसे भेज सकते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि खामनेई ने खुद को हर तरह के डिजिटल डिवाइस से दूर कर लिया है। वो ना तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही इंटरनेट। उनके सैन्य सलाहकारों तक उनके आदेश सिर्फ कागज पर लिखकर, कागज के जरिए पहुंच रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो जवाब है इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि खामनेई का ये कदम उनकी जान को बचाने के साथ साथ एक जवाबी रणनीति तैयार करने का भी हिस्सा है। लेकिन क्या ये सिर्फ इजराइल का प्रोपेगेंडा है या वाकई खामनेई खतरे में है? देखिए, खामनेई को आमतौर पर जनता के बीच देखा जाता है। वो मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं और अपने बयानों से दुनिया को चुनौती देते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी सार्वजनिक मौजूदगी कम हो गई है और अब ये बंकर वाली खबर आई है। ये अपने आप में एक बड़ा इशारा है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब बात करते हैं कि उस वजह की जिसने शायद खामनेई को बंकर में जाने के लिए मजबूर किया हो। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कुछ समय से तनाव चरम पर है और हाल ही में इजराइल ने ईरान के 6 बड़े एयरबेस पर हमले किए हैं। ये हमले इतने सटीक थे कि ईरान की सैन्य ताकत को गहरा झटका लगा है। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF का दावा है कि इन हमलों में पश्चिमी, पूर्वी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रनवे, अंडरग्राउंड बंकर, फ्यूलिंग सिस्टम और कई विमान नष्ट कर दिए गए। इनमें ईरान की एयरफोर्स के F-14, F-5 और AH-1 हेलीकॉप्टर जैसे कई अहम विमान भी शामिल थे। इन हमलों का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि ईरान की एयरफोर्स की मूवमेंट लगभग ठप हो गई थी। रनवे और टेक ऑफ पॉइंट्स को निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे ईरानी विमान उड़ान भरने में असमर्थ हो गए। इजराइल का कहना है कि ये सब उन्होंने अपनी एयर सुप्रीमेसी यानी हवाई श्रेष्ठता कायम करने के लिए किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित थे या इजराइल का असली निशाना कोई और है? कई जानकार मानते हैं कि इजराइल का असली टारगेट खामनेई और उनके करीबी सलाहकार हो सकते हैं। हाल ही के हमलों में ईरान के कई टॉप सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। इनमें रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी, मिसाइल प्रोग्राम के हेड अमीर अली हाजीजदे और खुफिया प्रमुख मोहम्मद काजेमी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या खामनेई को वाकई अपनी जान का खतरा है, और अगर हाँ, तो ये खतरा आ कहां से रहा है? जवाब है इजराइल और अमेरिका। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर कहा है कि खामनेई की हत्या से ईरान इजराइल युद्ध खत्म हो सकता है। नेतन्याहू का दावा है कि उनकी सैन्य कार्रवाई का मकसद सिर्फ युद्ध को बढ़ाना नहीं, बल्कि इसे खत्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खामनेई को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि हमें पता है कि खामनेई कहां छिपे हैं, लेकिन हम अभी उनकी जान नहीं लेंगे। हालांकि ट्रंप ने एक बार इजराइल की उस योजना को वीटो कर दिया था जिसमें खामनेई को मारने की बात कही गई थी। ट्रंप का मानना है कि ये कदम युद्ध को और भड़का सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद खामनेई की सुरक्षा को लेकर ईरान में चिंता साफ दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई के बेटे मोज्तबा भी उनके साथ बंकर में है। मोज्तबा को खामनेई का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है और वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ मिलकर सैन्य और राजनीतिक मामलों में अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। ये साफ है कि खामनेई न सिर्फ अपनी जान बचा रहे हैं, बल्कि अपनी सत्ता को भी सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खामनेई सिर्फ डर के मारे बंकर में छिपे हैं या वो कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं? देखिए, खामनेई भले ही दुनिया की नजरों से ओझल हों, लेकिन उनके संदेश साफ बता रहे हैं कि वो
हार मानने वाले नहीं हैं। खामनेई ने हाल ही में एक संदेश में कहा था कि हम जायोनी शासन को कोई दया नहीं दिखाएंगे। साथ ही ईरान के खातम अल अंबिया बेस के प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जवाब इतना भारी होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ईरान ने हाल ही में इजराइल पर हाइपरसोनिक फतू-1 मिसाइलें दागी हैं, जो उनकी सैन्य ताकत का सबूत है। साथ ही खामनेई के संदेशों के जरिए सैन्य कमांडरों को निर्देश मिल रहे हैं। ये साफ है कि खामनेई का मौन कोई कमजोरी तो नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित पलटवार की तैयारी हो सकती है। ईरान के पास हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे क्षेत्रीय सहयोगी हैं जो किसी भी बड़े युद्ध में उसका साथ दे सकते हैं। जानकारों का मानना है कि खामनेई शायद अपने इन सहयोगियों के साथ मिलकर एक बड़ा हमला प्लान कर रहे हों। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? क्या खामनेई का बंकर उनका आखिरी ठिकाना बन जाएगा, या वो एक ऐसा पलटवार करेंगे जो दुनिया को हैरान कर देगा? दुनिया भर के देश इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कतर और संयुक्त राष्ट्र जैसे मध्यस्थ बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। खामनेई की खामोशी और उनका बंकर में छिपना, ये सब एक बड़े तूफान से पहले की चुप्पी हो सकती है, लेकिन सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये थी ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के बंकर राज की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि खामनेई वाकई खतरे में है, या वो कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही खबरों के लिए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुक्रिया। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. As President Trump has stated, the United States does not seek war. But let me be clear. We will act swiftly and decisively when our people, our partners, or our interests are threatened. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it, every word. در این عملیات برای نخستین بار از موشک بالستیک چند کلاهکی خیبرشکن از نسل سوم موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیر کننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخرب‌تر و مؤثرتر استفاده شد. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. Well prior to the strike, General Kurilla elevated force protection measures across the region, especially in Iraq, Syria, and the Gulf. Our forces remain on high alert and are fully postured to respond to any Iranian retaliation or proxy attacks, which would be an incredibly poor choice. We will defend ourselves. The safety of our service members and civilians remains our highest priority.